फ्रेंड्स, आज फिर से हम आपके सामने हैं एक और साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर की बात करने के लिए। आज जो है हमने आपके लिए जो डिसऑर्डर चुना है वो बेसिकली क्योंकि साइकोलॉजी से कंसर्न है तो हम उसको ब्रेन डिसऑर्डर ही मानते हैं। और ये डिसऑर्डर को नाम दिया गया है अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर, या आम भाषा में हम इसको एडीएचडी के नाम से भी जानते हैं। एडीएचडी में क्या होता है कि बेसिकली जो इसमें चीजें हम नोट करते हैं वो ये देखते हैं कि कोई व्यक्ति जो है कितना किसी काम के लिए अटेंशन पे करता है, कितना आराम से वो बैठ के कोई काम कर सकता है, या कितना वो हर समय एक चीज के लिए बेचैन रहता है, या वो कितना इम्पल्सिव है। तो ये सारी चीजें देखने के लिए जो है किसी व्यक्ति में हमें क्या क्या चीजें नोट करनी है, क्या सिम्टम्स हो सकते हैं। हर कोई इम्पल्सिव व्यक्ति एडीएचडी का शिकार हो ऐसा भी कोई जरूरी नहीं है। तो यही चीजें हमने देखनी है, इसी को हम अभी डिस्कस करेंगे आगे इस टॉपिक में। तो यहाँ इम्पोर्टेंट चीज ये है कि एडीएचडी बेसिकली बच्चों और टीनेजर्स में ये प्रॉब्लम देखने में आती है। यूजुअली जो है 12 साल तक की एज तक के बच्चों में जो है हमें ऐसे सिम्टम्स देखने को मिलते हैं। लेकिन ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि ये बच्चों इससे कम उम्र में नहीं हो सकता या फिर इससे ज्यादा में नहीं हो सकता। समटाइम्स हम एडल्ट्स में भी एडीएचडी के सिम्टम्स देखते हैं और कभी कभी 3 से 4 साल के बच्चे में भी इस तरीके का इम्पल्सिव बिहेवियर देखा जाता है। तो इस बिहेवियर को डिफरेंशिएट करने के लिए, इन सिम्टम्स को जानने के लिए आइए सबसे पहले बात करते हैं कि इसमें क्या होता है। तो एडीएचडी में जो है इसको हम 3 टाइप्स में डिवाइड करते हैं। सबसे पहला है जो इनअटेंटिव बिहेवियर होता है, उसके कुछ सिम्टम्स एडीएचडी में देखने को मिलते हैं, यही इसका फर्स्ट टाइप भी है। तो जो इनअटेंटिव बच्चे होते हैं वो अपना कॉलेज का या अपना स्कूल का कोई भी लेक्चर में जो है ध्यान नहीं देते हैं, उनका उसमें बिल्कुल भी जो है मन नहीं लगता है। टीचर क्या पढ़ा रहा है, कभी कभी तो पूरा पीरियड में बैठे हुए उनको मालूम नहीं चलता कि उन्होंने क्या पढ़ा दिया। तो ये जो है उनका इनअटेंटिव होने का एक सिम्टम है। लेकिन एक बात यहाँ पे हम ये बोलना चाहते हैं, ऐसा नहीं है कि कोई 2-4 लेक्चर में इस तरीके का एब्सेंट बिहेवियर शो कर रहा है तो वो एडीएचडी में आ जाएगा। ये सारे सिम्टम्स का एनालिसिस अगर 6 महीने तक किसी में दिखाई दे रहा है तभी हम इसको डिसऑर्डर की फॉर्म में मानेंगे। तो जैसे कि हमने इनअटेंशन के रूप में बात की कि लेक्चर में बच्चे ध्यान नहीं देते हैं। दूसरा ये होता है कि अगर कभी कभी आप आवाज लगा रहे हैं तो आपकी आवाज सुनने के बावजूद भी वो रिएक्शन नहीं देते हैं, तो ये भी अपने आप में जो है उनका जो इनअटेंटिव बिहेवियर को शो कर रहा है कि आपकी बात सुनने के बाद भी वो जो है इस पे रिएक्ट नहीं कर रहे हैं। इसके बाद फ्रेंड्स क्या होता है, समटाइम्स कुछ बच्चों की हैबिट बन जाती है कि वो जैसे टीनेज बच्चे हैं कि अपना सामान को संभाल के नहीं रखते हैं, कि कभी उनका फोन गुम हो गया है, कभी उनका कपड़ों में से कुछ चीजें मिसिंग है, कभी उनके पेपर नहीं मिल रहा है, कभी उनकी कीज नहीं मिल रही है, कभी उनकी बुक्स मिसिंग है। तो वो हर समय उन चीजों को ढूंढते रहते हैं, लेकिन क्योंकि वो खुद इतना इनअटेंटिव है वो उसको उस दिल लगा के चीज को ढूंढते भी नहीं है, और उनको जो है हाइपर एक्टिविटी भी शो होती है क्योंकि वो उस चीज के लिए जल्दी परेशान हो जाते हैं कि हमारी चीज नहीं मिल रही है। तो ये भी जो है एडीएचडी का एक सिम्टम में इंक्लूड है। इसके बाद फ्रेंड जो कुछ टीनेजर्स होते हैं वो टाइम मैनेजमेंट भी अच्छे से नहीं कर पाते हैं, कि ऑर्गेनाइज तो वो है ही नहीं क्योंकि अपना सामान नहीं संभाल सकते, लेकिन वो कोई काम करने का जो समय होना चाहिए कि किस टाइम खेलना चाहिए, कितनी देर आपको पढ़ना चाहिए, जब वो चीजें भी मैनेज नहीं कर पाते हैं तो वो भी उनका इनअटेंटिव बिहेवियर शो करता है। और थोड़े बड़े बच्चों की अगर हम बात करते हैं तो जिन बच्चों को हम थोड़ी बहुत जिम्मेवारी देते हैं कि आप कोई बिल पे कर दीजिए, या कोई आपको जो है कोई फोन कॉल आई है आपने उसको बैक कॉल करना चाहिए, तो जब इन चीजों को भी वो इम्पोर्टेंस नहीं देते हैं, या मतलब उनको मालूम है कि ये करना चाहिए लेकिन वो बहुत लेजी हैं इसको करने में, तो इसको भी जो है हम एडीएचडी में डालते हैं। और जैसे कि मैंने कहा कि वो कोई भी जिम्मेवारी का काम करना नहीं चाहते हैं, कोई भी उनको अगर मेंटल एफर्ट का आप काम देंगे तो वो उसको नहीं करेंगे। जैसे कि मान लीजिए आपने किसी को कोई रिपोर्ट बनाने को दे दिया या कोई फॉर्म फिल करने के लिए दे दिया, तो उसमें भी वो जो है अपनी इनअटेंटिव बिहेवियर शो करते हैं कि वो उसको करना नहीं चाहते हैं। आप जबरदस्ती भी करेंगे तो भी वो आधा अधूरा सा काम करते हैं,
जिस वजह से उनका जो है इम्प्रेशन भी खराब होता है, और वो बच्चा जो है हमारे को अपने सिम्टम शो कर रहा है, अगर हम उसको ध्यान नहीं देते हैं तो वो धीरे धीरे उसकी ये हैबिट मेंटेन हो जाती है, और वो डिसऑर्डर जो है उसकी फिजिकल और मेंटल हेल्थ दोनों को ही डिस्टर्ब करने लगता है। ये तो हुई फ्रेंड्स इनअटेंटिव टाइप के बिहेवियर की बात। इसके बाद जो सेकंड टाइप आती है वो होता है इम्पल्सिव बिहेवियर, हाइपर एक्टिव बिहेवियर। तो इस इम्पल्सिव बिहेवियर में क्या होता है, बच्चा आपको शो करता है कि अगर आप मान लीजिए कोई क्वेश्चन उसको पूछ रहे हैं, चाहे वो स्कूल में है या घर में है या कोई उनका सर्कल में कोई उनसे कुछ बात पूछना चाह रहा है, तो वो सामने वाले का क्वेश्चन पूरा होने से पहले ही आंसर देना स्टार्ट कर देते हैं। तो ये भी शो कर रहा है कि वो कितना इम्पल्सिव है कि वो सामने वाले की पूरी बात भी नहीं सुन सकते हैं। सेकेंडली फ्रेंड्स, उनको जो है दूसरे की बात काटने की हैबिट पड़ जाती है। मतलब कि आप अगर उनको कुछ समझाना भी चाहते हैं तो वो आपकी बात को छोड़ करके अपना पॉइंट प्रूव करने में इंटरेस्ट लेते हैं और वही बोलना स्टार्ट हो जाते हैं। थर्डली, आप अगर उनको किसी लाइन में किसी चीज के लिए उनको वेट करना पड़ जाता है तो उसके लिए वो कैपेबल नहीं है, वो या तो रिलक्टेंट होते हैं वो काम करने के लिए, या अगर आप उनको खड़ा कर देंगे वहां पे वेट करने के लिए भी तो भी वो आपका काम पूरा करके नहीं आएंगे। इस बिहेवियर में, इम्पल्सिव बिहेवियर में और कुछ चीजें आती हैं, जैसा कि वो एक जगह टिक के ज्यादा देर बैठ नहीं सकते हैं। अगर बैठ गए हैं तो वो अपना हाथ या पांव टैप करते रहते हैं। तो ये चीजें शो करते हैं कि एक बच्चा किसी भी एज ग्रुप का है, जैसे कि हमने कहा कि छोटे बच्चों को भी हो सकती है, टीनेजर को भी हो सकती है, और थोड़ा बहुत एडल्ट्स में भी जा सकती है। तो जब लोग इस तरीके का बिहेवियर शो करते हैं तो इस बिहेवियर से पता लगता है कि उन लोगों का माइंडसेट बहुत डिस्ट्रैक्टेड है, और उनको जो है समझाने पे भी एक बात समझ नहीं आ रही है, वो अटेंशन ही नहीं पे कर पा रहे हैं किसी चीज की तरफ। तो ऐसे लोग जो है अपना एकेडमिक्स में भी पीछे रह जाते हैं, उनके जॉब्स में भी वो समटाइम्स सिली मिस्टेक की वजह से, अपने ऑफिस में लेट डाउन की जो है प्रॉब्लम में पड़ जाते हैं। तो ये बहुत मुश्किल चीज है। और एक और इसकी थर्ड टाइप है, जब ये दोनों बिहेवियर हाइपर एक्टिव और इनअटेंटिव एक साथ आ जाते हैं तो ये भी एक टाइप में आता है एडीएचडी की। आगे जो है हम कॉजेस की बात करेंगे कि ऐसा हो क्यों रहा है, क्योंकि ये भी सबसे बड़ा सवाल है कि ऐसे सिम्टम किसी में क्यों आ रहे हैं जबकि वो फिजिकली और मेंटली बंदा नॉर्मल दिखाई दे रहा है। तो फ्रेंड्स, सिम्टम्स तो हमने देख लिए कि किस प्रकार के सिम्टम्स जो है किसी एडीएचडी से जो है इन ग्रस्त बच्चे में या फिर किसी बड़े टीनेजर में भी कैसे हो सकते हैं। लेकिन सवाल यहाँ ये उठता है कि क्या कॉज हो सकते हैं जिसकी वजह से ऐसी प्रॉब्लम आ जाती है। जैसे कि मैंने थोड़ी देर पहले भी कहा कि फिजिकली आपको बच्चा बिल्कुल फिट दिखाई देता है, कोई उसकी डाइट में प्रॉब्लम नहीं है, कोई उसकी इच्छाएं पूरी होने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो बहुत एक अच्छी फैमिली को बिलोंग कर रहा है, सब एनवायरमेंट उसके लिए अच्छा है, स्टिल वो क्यों इतना हाइपर एक्टिव है, ये सवाल जो है बहुत जरूरी है कि सबके माइंड में आता है। खासतौर से जिस फैमिली से वो बिलोंग करता है उसके फैमिली मेंबर्स को तो ये चीज बहुत ही परेशान करती है। तो फ्रेंड्स, एक्सपर्ट्स की राय में ऐसे कोई स्पेशल कॉज तो नहीं बताए गए हैं, स्टिल बहुत सारी छोटी छोटी चीजें हैं जो इसकी तरफ हमें ले जाती हैं कि जिन लोगों को वो कारण से गुजरना पड़ता है वो उनमें एडीएचडी देखा जाता है। जैसे कि आपके ब्रेन में किसी प्रकार के कोई चेंजेस आ जाए, मीन्स अगर आपके ब्रेन का एक पार्ट या एक एरिया जो अगर लेस एक्टिव हो जाता है तो उस लेस एक्टिविटी की वजह से आपका ब्रेन जो है इस तरीके का अटेंशन डेफिसिट बिहेवियर जो है शो करने लगता है। या फ्रेंड्स, समटाइम्स हमने देखा है कि जेनेटिकली भी इस तरीके के जो डिसऑर्डर हैं वो ट्रेवल हो जाते हैं कि अगर आपकी फैमिली में किसी को पहले से ऐसी प्रॉब्लम रही है तो बच्चों में भी देखी जाती है। थर्डली, ऐसा होता है कि कभी किसी इंजरी के कारण से, खास तौर से आपके ब्रेन का जो फ्रंटल लोब है वो आपके इम्पल्सिस और इमोशंस को कंट्रोल कर रहा है। तो अगर वहां किसी प्रकार की किसी कारण से कोई इंजरी हो जाती है तो भी जो है बच्चों में ये एडीएचडी के सिम्टम्स देखने को मिलते हैं। इसके बाद फ्रेंड्स, एक चीज और देखी जाती है कि हमारे ब्रेन में कुछ केमिकल्स रिलीज होते हैं जो हमारे इमोशंस को, हमारे इम्पल्सिस को कंट्रोल करते हैं। तो जब इस तरीके के केमिकल्स की रिएक्टिविटी ज्यादा हमारे ब्रेन में बढ़ जाती है, जो कि मतलब एक डॉक्टर की एक्सपर्टीज
का मैटर है। हम सिर्फ बात करके इसको जो है एक्सप्लेन नहीं आपको समझ पाएंगे आप। तो एक जनरल रीजन हम बता सकते हैं कि ब्रेन में जब इस तरीके के केमिकल्स जो हैं बढ़ जाते हैं तो भी एडीएचडी के सिम्टम्स देखने को मिलते हैं। और ये तो हुई कि बच्चा पैदा होने के बाद क्या उसको प्रॉब्लम हो सकती है। एक चीज और है कि हम क्यों कहते हैं कि प्रेगनेंसी में लेडीज को अच्छी हैबिट्स मेंटेन करनी चाहिए। उसका भी यही कारण है कि अगर प्रेगनेंसी के दौरान जो मदर है वो अच्छा खाना नहीं ले पा रही है, न्यूट्रिशियस फूड नहीं ले रही है, या किसी प्रकार की बैड हैबिट्स जैसे कि स्मोकिंग, ड्रिंकिंग या ड्रग्स वगैरह ले रही है, तो उसकी वजह से भी बच्चों की ब्रेन डेवलपमेंट पे असर पड़ता है और इस तरीके के एडीएचडी लाइक डिसऑर्डर्स जो है बच्चों में आ सकते हैं। तो इन चीजों का भी जो है जरूर ध्यान रखना चाहिए ताकि जो है आप जो है एक हेल्दी बेबी की मदर बने। तो प्रेगनेंसी में ये चीजों का ध्यान रखना बहुत जरूरी है। इसके बाद फ्रेंड्स, एडीएचडी के लिए कुछ मिथ्स हैं। हमें लगता है कि अगर जो बच्चे बहुत ज्यादा मीठा खाते हैं उनको एडीएचडी हो जाता है। तो ये ऐसा बिल्कुल कोई कॉज नहीं है कि मीठा खाने वाले बच्चों को एडीएचडी होता है। तो ये चीज को हमें अपने दिमाग से निकाल देना चाहिए। दूसरा होता है कि आजकल पेरेंट्स को लगता है कि बच्चे बहुत ज्यादा टीवी देख रहे हैं तो उनको इस तरीके की दिक्कत हो जाती है, या जैसे गेम खेल रहे हैं कुछ है तो वो इस प्रॉब्लम का शिकार हो सकते हैं। ऐसा भी नहीं है। और तीसरी एक चीज और है कि अगर वो किसी स्ट्रेसफुल एनवायरनमेंट में रहते हैं तो वो इम्पल्सिविटी शो करते हैं। तो डिसऑर्डर होने का कारण ये नहीं है कि अगर वो किसी इस तरीके के माहौल में रह रहे हैं तो उनको जो एडीएचडी हो जाएगा। कॉजेज जैसा कि हमने पहले बताए, उन कॉजेज में से अगर कोई कॉज हिट करता है तो डेफिनेटली ये सिचुएशन उसको एग्रावेट कर सकती है उसकी प्रॉब्लम को, लेकिन ऐसा नहीं है कि इन प्रॉब्लम की वजह से एडीएचडी हो जाएगा। तो ये चीज आप जरूर ध्यान रखेंगे। इसके बाद जैसे कि किसी भी डिसऑर्डर की हम बात करते हैं तो ये इम्पोर्टेंट है कि वो कैसे डायग्नोज होगा। तो आपकी जानकारी के लिए हम ये बताना चाहते हैं कि कोई भी लेबोरेटरी टेस्ट एडीएचडी को डायग्नोज नहीं कर सकती है। इसके लिए आपको किसी कंसल्टेंट की, किसी काउंसलर की ही सलाह लेना बहुत जरूरी है, क्योंकि बच्चा खुद से नहीं बताएगा कि उसमें कोई बैड हैबिट आ रही है, या वो मानता भी नहीं है कि ये कोई बीमारी है। उसके हिसाब से वो परफेक्ट काम कर रहा है और वो बहुत अच्छे से बिहेव भी कर रहा है। तो उसके ये सिम्टम्स की जानकारी आपको उसके फैमिली मेंबर्स से, उसके फ्रेंड से या फिर उसके स्कूल टीचर से ही मिलेगी। तो काउंसलर को भी इन सब लोगों से मिलके बात करनी पड़ती है। और जो कुछ साइकोलॉजिकल नॉर्म्स बनाए गए हैं इस प्रॉब्लम को चेक करने के लिए, उनमें जब ये क्राइटेरिया फिट होते हैं तभी वो एडीएचडी का डायग्नोसिस बना पाते हैं। और आगे फर्दर प्रोसीडिंग जो है, इसके लिए क्या थेरेपी चाहिए या हम बच्चे को कैसे इसमें ठीक कर सकते हैं, उसके बारे में प्लानिंग की जाती है उसके फैमिली और फ्रेंड्स के साथ बैठकर काउंसलर के द्वारा। तो फ्रेंड्स, आपने देखा कि सिम्टम्स की बात हो गई, कॉजेस की बात हो गई, हमने डायग्नोसिस की भी बात कर ली। लेकिन अब बिल्कुल आपके भी दिमाग में ये सवाल उठ रहा होगा कि कैसे हम अपने बच्चे को इस प्रॉब्लम से बाहर निकाल सकते हैं। जैसे कि मैंने पहले भी कहा कि जब ये सिम्टम्स आप 6 महीने तक अपने बच्चे में देखेंगे तभी आप सोच सकते हैं कि उनका इम्पल्सिव या इनअटेंटिव बिहेवियर कोई प्रॉब्लमेटिक जो है रास्ते पे बढ़ रहा है। तो इसके लिए जैसे मैंने कहा कि आपको डॉक्टर की सलाह लेना बहुत जरूरी है। आपको किसी अच्छे साइकोलॉजिकल कंसल्टेंट की, कोई चाइल्ड काउंसलर की सलाह इसमें जरूरी रहेगी, क्योंकि वही आपको अच्छे से गाइड कर पाएंगे। लेकिन कुछ चीजें यहाँ पर इम्पोर्टेंट ये हैं कि हमें अपने बच्चे की थोड़ी सोशल स्किल्स को इम्प्रूव करना जरूरी है। सोशल स्किल्स मीन्स जो बच्चा अपनी चीज खुद संभाल भी नहीं रहा है, दूसरे की भी गुम कर दे रहा है, तो उसको हमें ये सिखाना जरूरी है कि चीजें शेयर करना होता है, चीजों का टेक केयर करना जरूरी होता है। कोई भी चीज ऐसे ही नहीं बन जाती है, आपको अगर आपको मिली है तो आपको उसकी कद्र करना चाहिए। तो ये सोशल स्किल्स हमें बच्चे में जरूर डेवलप करनी चाहिए और हमें उसको बहुत प्यार से समझाना पड़ेगा। अगर हम उसको डांटने की कोशिश करेंगे तो उसका बिहेवियर और ज्यादा इम्पल्सिव हो जाएगा। तो इस चीज से आपने बचना है। दूसरा है साइकोथेरेपी। साइकोथेरेपी में काउंसलिंग जो होती है वो फैमिली की भी होती है और बच्चे की भी होती है। तो दोनों ही चीजें मिलाकर के जब फैमिली कोऑपरेट करेगी बच्चे के साथ, तभी जो है वो इस प्रॉब्लम से बाहर निकल पाएगा। काउंसलिंग के साथ साथ हमें थोड़ा सा बिहेवियर मॉडिफिकेशन की भी जरूरत पड़ेगी।
लेकिन बिहेवियर मॉडिफिकेशन जितना बोलने के लिए आसान है उतना करने के लिए इजी नहीं होता है। तो जैसे कि मैंने कहा कि आपको डॉक्टर की सलाह की बहुत जरूरत पड़ेगी इसमें बच्चे के लिए। तो आप अपने डॉक्टर की सलाह के साथ साथ जैसा वो आपको गाइड करते हैं अकॉर्डिंगली आप अपने बच्चे का बिहेवियर को थोड़ा सा मोल्ड करने की कोशिश करेंगे, उसके हाइपर एक्टिविटी को किसी प्रोडक्टिव काम में लगाने की कोशिश करेंगे ताकि उसका लेवल ऑफ कंसंट्रेशन जो है माइंड का वो बने। क्योंकि वो जितना हाइपर एक्टिव रहता है उतना उसका माइंड डिस्ट्रक्शन की तरफ जा रहा है। तो अगर वो थोड़ा प्रोडक्टिव चीजों में अपना मन लगाएगा तो जरूर जो है उसका बिहेवियर जो है थोड़ा कंसंट्रेशन लेवल बढ़ेगा, उसका एकेडमिक्स भी इम्प्रूव होगा और जो है वो अपने लाइफ में एक सक्सेसफुल इंसान बन पाएगा। इसके बाद फ्रेंड्स अगर ये सारी चीजें काम नहीं करती हैं तभी आपको काउंसलर या आपके डॉक्टर जो है बच्चे को किसी मेडिसिन की तरफ लेके जाते हैं। वो एक मेडिसिनल पार्ट है। अगर जरूरत पड़ती है तो डॉक्टर आपको जरूर उसकी सलाह देंगे। अंटिल देन थेरेपीज काफी इसमें इफेक्टिव देखी गई हैं। अच्छी थेरेपीज के साथ अपने बच्चे को आप जो है इस प्रॉब्लम से निकाल सकते हैं। और इसमें कुछ भी ऐसा डरने वाली बात नहीं है कि आपके बच्चे का जो है फ्यूचर इसमें कैसा रहेगा, क्योंकि कोई भी प्रॉब्लम ऐसी नहीं होती है जो फ्रेंड्स और फैमिली की सपोर्ट के साथ ठीक ना की जा सके। तो आप जरूर मिलके अपने बच्चे की ऐसी प्रॉब्लम्स को सॉर्ट करने की कोशिश करें, बजाय कि आप अपने बच्चे पे गुस्सा करें कि वो खराब बिहेव कर रहा है। तो उम्मीद है फ्रेंड्स आपको आज की जानकारी पसंद आई होगी। जानकारी पसंद आई है तो प्लीज चैनल को लाइक शेयर व सब्सक्राइब कर दें। Thank you so much friends for watching. Stay healthy, live well.